हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे और इसमें भी हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हम जो न्यूमेरिकल कर रहे थे वो ड्यूट थ्योरी पे, कंडक्टिविटी पे या मोबिलिटी या जो कोलिजन टाइम पीरियड था, गतिशीलता, उन सारी चीज़ों पे किए थे। अभी कुछ फर्मी लेवल या फर्मी एनर्जी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखिए, फर्मी एनर्जी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में जो डिटेल डिस्कशन होगा वो यूनिट नंबर 2 में है। अभी यहाँ पर फर्मी एनर्जी को हम लोग वैसे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो कुछ फॉर्मूले किस वे में अप्लाई होंगे। एनर्जी से समझ लो कि पर्टिकुलर एनर्जी को फर्मी एनर्जी बोलते हैं और उस एनर्जी पे जो टेम्परेचर का उसको फर्मी टेम्परेचर बोल देते हैं। और उस टाइम पर उतनी एनर्जी के साथ में अगर कोई इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी फर्मी एनर्जी के बराबर एनर्जी है किसी इलेक्ट्रॉन की, तो उस टाइम पर उसका जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, उसका वेग होगा फर्मी वेग, फर्मी वेलोसिटी। तो ये सारी चीज़ें होती है इससे रिलेटेड। तो देखिए एक न्यूमेरिकल है, ये हिंदी वाले ये लिख लो, इंग्लिश वाले ये लिख लो। न्यूमेरिकल तो यही है, ये जो है इतना ही है न्यूमेरिकल, ये इतना ही छाप लो, ये एडिट होने में ज़्यादा हो गया, ठीक है, क्लियर है। अभी इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसके अंदर ये एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये वाला जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें हम लोग, सॉल्यूशन तो बाद में करेंगे। इफ सिल्वर वायर कंटेन्स 5.8 × 10⁻28 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, ये बोल रहा है कि चांदी के तार में चालन जो इलेक्ट्रॉन है वो इतने हैं पर मीटर क्यूब में, मतलब इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है एक तरीके से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि पर मीटर क्यूब में पर वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में है ये, तो वो इतना दिया हुआ, आयतन प्रति एकांक आयतन में दिया हुआ, तो मतलब इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। दूसरी चीज, देन डिटरमाइन इट्स फर्मी एनर्जी, फर्मी वेलोसिटी और फर्मी टेम्परेचर, फर्मी ऊर्जा, फर्मी वेग और फर्मी ताप, ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। आप पॉज करके इस क्वेश्चन को छाप लेना पहले। अब चलिए, अब हम लोग करते हैं, ठीक है, करें। चलो भैया, इसमें एक चीज समझना, ये फॉर्मूला जो है इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे ना, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है उनमें ये जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला काम में आएगा एक तरीके से। आप ये समझो, एक दो और आएंगे वो बता दूंगा। h²/8m 3n/π का 2⁻3। इसमें देखो, इसमें क्या क्या चीजें है पहले समझ लो। ये m जो है ये तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का मास है, m तो इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका वैल्यू कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, 31 kg माइनस 31 kg, ठीक है। दूसरा पाई है, ये कांस्टेंट है, h जो है ये भी कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट है। ये जो n होता है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है ये, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन थे उनमें स्मॉल एन से लिखा था इस चीज़ को, यहाँ पे कैपिटल एन से लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको स्मॉल एन भी लिख सकते हो, येलो में इसको स्मॉल एन भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्मॉल एन लिख लो या कैपिटल एन लिख लो, कोई वो है प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, कुल मिला के बात ऐसी है। अब देखिए, देखा जाए तो EF कैलकुलेट करना है मान लो, या N कैलकुलेट करना है, ये बाकी तो सब कांस्टेंट है, ये सारी चीजें कांस्टेंट है। अपने पास में जो बचा है वो है h², ये कांस्टेंट है, 8π ये कांस्टेंट है, सॉरी 8m, और 3/π⁴ इसको अलग कर लो, और n⁻²/3 ये है। ये बाकी का जो सारा चीज है ना, ये वाला, ये सब, ये वाला पूरा कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब EF और N में रिलेशन ये इस तरीके से, आप ये समझ लो बात को, ठीक है। तो EF यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, N का वैल्यू पता हो तो N का वैल्यू तो दिया हुआ ये रहा। तो मेन जो काम है यहां पर, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, समझ आया। फॉर्मूला ध्यान है तो कर सकते हो आप। तो फॉर्मूले में N का वैल्यू है 5.8 × 10⁻28, 5.8 × 10⁻28, ये पर मीटर क्यूब में है, पर मीटर क्यूब गिवन है। देखो EF कैलकुलेट करना है तो सबके वैल्यू रख दो। H का वैल्यू ऑलमोस्ट 6 × 10⁻34 का स्क्वायर, 8
m का वैल्यू 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31, 3/पाई की पावर 2/3। n का वैल्यू ये है 5.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 28 की पावर 2/3। ये कैलकुलेशन करनी है। यहाँ से अपने को EF का वैल्यू मिल जाएगा। तो EF का वैल्यू कैलकुलेट करें, ये कैलकुलेशन है वो तो बात की बात है। पहली चीज़ तो आपको पता है होना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या है। ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्लियर? EF यहाँ से मिल जाएगा। आगे क्या पूछा गया? आगे पूछा गया फर्मी वेग और फर्मी ताप, फर्मी टेम्परेचर एंड फर्मी वेलोसिटी। अब फर्मी वेलोसिटी और फर्मी टेम्परेचर के फॉर्मूले देख लो। ऐसा है कि एनर्जी जो है, एनर्जी क्या होता है 1/2 mv², ठीक है। एनर्जी फर्मी एनर्जी है तो वेलोसिटी फर्मी वेलोसिटी हो जाएगा। तो VF कैलकुलेट अगर करना है तो ये हो जाएगा 2EF/m रूट। EF यहाँ से मिल जाएगा आपको, तो m का वैल्यू पुट करके 2m तो पता है ना इलेक्ट्रॉन का मास, VF मिल जाएगा। फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर आपके पास में है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कर पाएंगे। यहाँ से फर्मी वेलोसिटी मिल जाएगा। ये है फर्मी वेग, फर्मी वेलोसिटी। मैं लॉजिक सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट सिखा सकता हूँ, कैलकुलेशन करना नहीं सिखाऊंगा मैं, ठीक है। कैलकुलेशन आपको आता है, मेरे से भी बेहतर तरीके से इसको फास्ट कर पाते होंगे आप। तो ये लॉजिक सीखो, कंसेप्ट सीखो, कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करता है आप कितनी फास्ट कर सकते हो, कितना स्लो है आपका स्पीड है वो। बाकी ये लॉजिक सीख लो, ठीक है। ये हो गया। टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर E इज इक्वल टू KT होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है, इक्वल टू KT। ये अगर फर्मी एनर्जी है तो ये फर्मी टेम्परेचर आएगा, और ये K क्या है? K तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, KB। तो TF कैलकुलेट करना है तो EF/KB। EF यहाँ से आया था, KB कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 टू पावर माइनस 23, ये लिख लेना। TF मिल जाएगा। कुछ कांस्टेंट के वैल्यू तो आप ध्यान ही रखो, H का हो गया, जैसे K का हो गया, Na का हो गया, ये बहुत सारे कांस्टेंट है, इनके वैल्यूज आप ध्यान रखो। मुझे वैल्यू ज़्यादा याद नहीं रहते, लेकिन आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। TF आ जाएगा, EF आ गया, VF आ गया, सब कुछ आ गया यहाँ पे। तो मेन जो फॉर्मूला है बस वही एक फॉर्मूला है इसमें। ये अगर आप दिमाग लगा पाए इसके बारे में तो आप कर पाओगे। क्लियर है ना? ठीक है ना? और इसमें ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसमें जो मेन है पंगा, ये तो पूरा कांस्टेंट है। इसमें देखिए, इसमें ये तो पूरा कांस्टेंट है। अगर मैं बात करूँ तो EF, इसको पूरा एक कांस्टेंट ले लो, कुछ इस कांस्टेंट को मान लो, कुछ ले लूँ मैं, कुछ भी ले लो, कुछ जैसे K डैश ले लो इसको, तो K डैश और n टू पावर 2/3। तो EF जो है एक्चुअल में प्रोपोर्शनल टू n टू पावर 2/3 के है। ऐसा है, ये है लॉजिक, ध्यान रहेगा, ठीक है। आगे और करते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को छाप लेना, आप पॉज कर लो यहाँ पे और छाप लो। एक ये समझ आएगा ना? ये TF क्या? फर्मी ताप, ये फर्मी ताप, ये फर्मी टेम्परेचर, ठीक है। लॉजिक ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट और शायद लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें, देखिए फर्मी एनर्जी एंड, इसको पहले तो पॉज करके क्वेश्चन छाप लो आप, ठीक है। अब देखिए आगे, फर्मी एनर्जी एंड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पोटेशियम आर, ये है पोटेशियम के लिए फर्मी ऊर्जा। पोटेशियम के लिए, पोटेशियम को कैसे लिखते हैं? K के लिए फर्मी एनर्जी, तो फर्मी एनर्जी EF किसके लिए? पोटेशियम के लिए कितनी है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो फर्मी एनर्जी है, फर्मी एनर्जी पोटेशियम के लिए। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व भी गिवन है। इलेक्ट्रॉन घनत्व मतलब n लिख दो, ये पोटेशियम के लिए NK 1.4 इंटू 10 टू पावर 28। ये पोटेशियम के लिए दो चीज़ें दी हुई है और पूछा क्या गया, एक धातु के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्ञात कीजिए। कोई दूसरा धातु है, कोई दूसरा मेटल है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब हो गया n फाइंड आउट करना है किसी के लिए।
ज्ञात कीजिए जिसकी फर्मी एनर्जी पता है 4.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्मी एनर्जी पता है मुझे ई एफ, उसके लिए कितनी पता है 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसी नए के लिए है और कोई दूसरे के लिए। अगर इस तरीके से एक के बारे में इंफॉर्मेशन पता हो और दूसरे के लिए कैलकुलेट करनी हो तो हम लोग कंपैरिजन वाला तरीका लगाते हैं। कैसे, देखो इसको देखना, ऐसा है कि अपने को पता है कि ई एफ जो है वो होता है, अभी जो लिखा था ये देखो लास्ट में, यहाँ से अपने को ये पता चल रहा था, ये फॉर्मूला था वैसे तो, लेकिन ई एफ जो होता है के डैश कॉन्स्टेंट एन टू पावर 2/3। मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं हम लोग, h²/8m 3/π 2/3 n 2/3 ऐसा है। इसमें ये कांस्टेंट है, इसको के डैश ले लेता हूँ, बाकी n टू पावर 2/3 ये है। अब देखो हमारे को पोटेशियम के लिए ये भी पता है, ये भी पता है। हमारे को किसी दूसरे मेटल के लिए निकालना है, किसी दूसरे धातु के लिए ये निकालना है, ये पता है अपने को। तो देखिए ऐसा है, पोटेशियम के लिए बात करें तो पोटेशियम के लिए है ये के, लिख दो इसको, ये तो के डैश है, कांस्टेंट है। एन पोटेशियम के लिए 2/3 कर दो इसका, एक इक्वेशन नंबर। दूसरे मेटल के लिए बात करें तो दूसरे मेटल के लिए ये एन मेटल है ना, ये मेटल धातु, तो इसको एम लिख दो। दूसरे मेटल के लिए बात करें तो ई एफ मेटल इक्वल टू के टी, कॉन्स्टेंट तो आएगा ही, और एन मेटल के लिए 2/3 ऐसा आएगा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है ना। अब देखिए मैं यहां से इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। देखिए 2 डिवाइडेड ई एफ मेटल का लेफ्ट साइड में, ई एफ पोटेशियम का, इधर के डैश एन मेटल का 2/3 और इधर के डैश एन पोटेशियम का 2/3। ठीक है, ये पॉज करके कॉपी कर लो। इसमें के डैश से के डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर जो बचा एन एम कैलकुलेट करना है ना मुझे, एन एम कैलकुलेट करना, एन एम मेटल के लिए, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एन के 2/3 और ई फर्मी मेटल के लिए और ई फर्मी पोटेशियम के लिए। ये सारी चीज़ें मुझे पता है, तो कैलकुलेट कर लेना। एन मेटल के लिए कैलकुलेट करना है तो इसका 2/3 इस पे पावर लगा दो, 2/3 ये तो कैंसिल हो जाएगा, अरे कैंसिल हो जाएगा ना। इसका क्या करेंगे, 3/2 पावर से मल्टीप्लाई, मतलब जैसे होता है ना कि अगर हम लोग पावर हाफ होता तो स्क्वायर कर देते हैं, तो 2/3 है तो इधर पावर आएगा तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 आएगा तो ये एन के हो जाएगा और ये जो आएगा ई एफ मेटल के लिए और ई फर्मी पोटेशियम के लिए, इसकी पावर आ जाएगी 3/2। अरे पावर ये इधर से जाएगी तो उल्टी हो जाती है ना। ये सारे वैल्यूज़ पता है आपको, एन के पता है मेटल के लिए, सॉरी पोटेशियम के लिए, पोटेशियम के लिए एन के पता है, ई एफ के पता है, ई एफ मेटल पता है, ये सारी चीज़ें पता है। 4.7 2.14, ये है 4.7, ये 2.14 की पावर 3/2 और एन के का वैल्यू भी पता है आपको। एन के का वैल्यू कहाँ गया, ये रहा 1.4 × 10⁻28, 1.4 × 10⁻28, ये एन एम आ जाएगा। वैल्यू जो भी आएगा यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन आपका क्या है, देखो करना कैसे, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। जब भी इस तरीके से कोई चीज़ गिवन होती है ना कि एक का पता है दूसरे के लिए पूछा गया, तो हम लोग इसी तरीके से करते हैं कि इसको डिवाइड करके, क्योंकि एक के वैल्यूज़ पता है दूसरे के वैल्यूज़ मिल जाते हैं, तो ये जो कांस्टेंट का वैल्यू है हम लोग यहाँ से पुट करते हैं। मतलब यहाँ से इसको इसमें डिवाइड करने से क्या फ़र्क पड़ा, ये के डैश से तो कैंसिल हो गया, मतलब के डैश से कैंसिल होने का मतलब है कि के डैश का एक तरीके से वैल्यू पुट हो गया इधर। तो ये पैटर्न है इसका, ये कर सकते हो इस तरीके से। क्लियर है, छाप लेना जिसने कॉपी नहीं किया है। ये गिवन था, ये हमने जो भी किया है, ठीक है। शायद एक क्वेश्चन और है, नहीं है, कंप्लीट हो गया।
ये यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, यूनिट नंबर 3। इसमें एक टॉपिक और है होल इफेक्ट, लेकिन होल इफेक्ट हम लोग यूनिट नंबर 2 में होल इफेक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछ सकता है, कभी कभी वहाँ पे पूछा जाता है, तो वहीं पे पढ़ेंगे हम लोग। तो वो इसमें भी पूछे तो इसमें भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, क्लियर है। चलो इसको यहीं पे फिनिश करते हैं हम लोग। और आप एक काम कीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है ना वो उठा के देखिए, ताकि उससे क्या आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन का लैंग्वेज होता है, तो एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। बाकी सीखना है वो तो सीख लेते हो आप यहाँ पे वीडियोज़ में, बाकी एग्जाम में किस तरीके से चीज़ें आएगी वो एक बार पहले से देख लेते हो, तो माइंड सेट हो जाता है उस तरीके से कि कैसे लिखना है, ठीक है। ओके।